Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics. So welcome class 11th. As you all know that we have started our chapter named as the laws of motion and we have done some lectures on it. And now with continuing those lectures, today in this lecture we are going to discuss about the applications of the concept जो अब तक हम लोगों ने पढ़े। तो आज मोस्टली हमारा फोकस उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस पे होगा जो अब तक हम लोग लॉज ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट एप्लीकेशन मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कहते हैं ना वो स्पेशल वाले। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एंड टुडे आवर फर्स्ट इज horse and cart problem. So we are going to discuss on horse and cart problem. हम लोग इनको सबसे पहले समझेंगे. And you all know that whenever we talk about any special type of the problem, जब भी हम किसी भी special problem के बारे में बात करते हैं, so we always try to make the derivation out of that. हम उससे डेरिवेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स को हम लोग इजीली फेड अप कर सके। सो हियर विद द सेम पॉइंट एंड विद द सेम नोट अब हम लोग उसे एज अ डेरिवेशन की तरह पिक आउट करते हैं। सो बेसिकली हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम मींस लेट्स सपोज दिस इज योर रोड एंड ऑन दैट रोड वी हैव अ कार्ट। अभी हमारे पास क्या है? कार्ट। सो दिस इज योर कार्ट मीन्स जो हॉर्स पीछे की तरफ खींचते हैं ना, कार्ट। एंड दिस कार्ट इज बीइंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग यानी धागे से या फिर रस्सी से, रस्सी बोलना सही होगा। सो विद द हेल्प ऑफ द रोप इट इज बीइंग कनेक्टेड विद द हॉर्स। सो दिस इज योर हॉर्स। ओके, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है पर प्लीज प्रिटेंड कर लीजिए। सो दिस इज आवर कार्ट एंड दिस इज योर हॉर्स। ओके, एंड विद दैट प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो वी ऑल नो दैट हॉर्स का अपना एक वेट होगा जो कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ओके, कार्ट का भी अपना एक वेट होगा जो कहां लगेगा? नीचे की तरफ। सो W रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द हॉर्स एंड W डैश रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द कार। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी को आगे की तरफ धक्का मारना मींस हॉर्स गाड़ी को आगे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। सो विद दैट पॉइंट मींस हॉर्स आगे की तरफ अगर चलना चाहता है, इट विल ट्राई टू अप्लाई द फोर्स ऑन द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द W? सो W इज द वेट ऑफ हॉर्स। ओके, वेट ऑफ हॉर्स। व्हाट इज F? F is being the force applied by horse. Force applied by horse on ground. तो ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम ग्राउंड पे, और ये भी मैंने आपसे वर्किंग पे बात की थी कि जब भी हम ग्राउंड पे चलना चाहते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं थोड़ा सा ताकि वो हमें आगे की तरफ पुश करे। So with that point, horse will try to push the ground in this direction, ना कि नीचे की तरफ। तो आप उसे नीचे की तरफ पुश नहीं कर सकते। So when you apply the force, अगर मैं ये सोचूं मेरा वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। अब अगर मैं नीचे की तरफ अगर अपने आप को पुश करूंगा डेफिनेटली तो मैं आगे तो नहीं जा सकता। So to move in a forward direction, I will try to push the ground little bit back. पूरा वर्टिकल इस तरफ भी नहीं लगा सकता तो थोड़ा सा टिल्ट लगा है। अब होगा क्या वो देखिए। नाउ वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने कहा ना अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया अब हम उसी चीजों को कंपाइल करके कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक या तरीका ढूंढते। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो इफ horse is applying the force on the ground in this direction, so according to Newton third law, every action has equal and opposite reaction. So what is the R? R is representing the reaction force on horse by ground. इस बात को याद रखिए। F
is the force by horse on the ground, but R is the force on the horse by the ground. तो R वो फोर्स है जो ग्राउंड घोड़े पे लगा रहा है, क्योंकि ड्यू टू द रिएक्शन जो हॉर्स ग्राउंड पे लगा रहा था, दैट वाज द फोर्स. ओके, नाउ सिंस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स, क्योंकि आपका फोर्स का डायरेक्शन यही था और रिएक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द कंपोनेंट. अब क्या करें हम लोग, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज द थीटा. So theta is the angle made by the reaction force with respect to ground. So theta क्या है? Angle made by reaction. Angle made by reaction with respect to ground. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फोर्स कितना एंगल पे लग रहा है? ओके, रिस्पेक्ट में, इसके पैरेलल ही अज्यूम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. And if this is theta, तो अगर हम इसे ब्रेक करें, so this would be r cos theta, the horizontal component, and this would be r sin theta, which is vertical component. So अब बात करते हैं सिंपल. तो अब मैं आपसे कुछ चीजें लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज लैंग्वेज को केयरफुली सुनना. सो लैंग्वेज इज, और द पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द फोर्स जो हॉर्स ग्राउंड पे लगा है, मींस व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, मींस हॉर्स ग्राउंड पर कौन सा फोर्स लगा रहा है. तो F इज द फोर्स जो हॉर्स लगा रहा है, बट एक और फोर्स है जो हॉर्स की वजह से ग्राउंड के ऊपर लग रहा है, जिसे अब तक हम लोगों ने नहीं बोला बट लिखा हुआ है, एंड दैट वन इज द वेट. वेट को नहीं भूल सकते. वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट कौन लगाता है? बॉडी लगाएगी. किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर. तो टेक्निकली देखा जाए तो हॉर्स वेट लगा रहा है क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा ग्राउंड पे, बट आगे चलने के लिए वो F लगा रहा है. नाउ स्टोरी में क्या आया कि ड्यू टू दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक रिएक्शन फोर्स गया ऊपर की तरफ और हमने उसके दो कंपोनेंट ले लिए. अब मेरा वापस से स्टेटमेंट सुनना ध्यान से. The statement is, what are the forces exerted by the ground on the horse? ग्राउंड ने हॉर्स पर कौन कौन से फोर्स लगाए? तो ग्राउंड ने हॉर्स पे लगाया रिएक्शन फोर्स, और इस रिएक्शन फोर्स को हम दो हिस्सों में तोड़ चुके हैं. और ये चीज हम लोगों ने वेक्टर में सीखा था. whenever anything's component is being broken, जब भी किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रोक किए जाते हैं या तोड़े जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो चीज नहीं रही, अब उसके दो हिस्से हो चुके हैं. r cos थीटा एंड r sin थीटा ब्रेक हो चुका है. तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं? हॉर्स के ऊपर ग्राउंड की वजह से दो फोर्स लग रहे हैं. नंबर वन इज r cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा. नंबर टू इज r sin थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है. Now this r sin theta, now since r sin theta कहां लग रहा है? Sorry, r sin theta is acting vertically upward. So since r sin theta will balance the weight of force. तो r sin theta क्या करेगा? हॉर्स के वेट को बैलेंस करेगा, उसे बैलेंस करेगा. तो इस W को बैलेंस करने वाला ये है, यानी W नीचे लग रहा है, अगर 10 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है तो 10 न्यूटन r sin थीटा ऊपर लग रहा है. तो 10 न्यूटन अपवर्ड 10 न्यूटन डाउनवर्ड, व्हाट इज द नेट? 0. तो इसका मतलब हॉर्स ना तो नीचे की तरफ जाएगा ना ही ऊपर की तरफ जाएगा. ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, तो मैग्नीट्यूडली ये दोनों इक्वल जाएंगे. नाउ अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो वही वाली बात है, हॉर्स बैलेंस नहीं होने वाला है. बट विद दैट कार्ट प्रॉब्लम हम यही देखना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हॉर्स और कार्ट हमारा फॉरवर्ड की तरफ जाए विद एक्सेलरेशन a. ओके, नाउ हॉर्स इज बीइंग टाइड विद द कार्ट. हॉर्स किसके साथ टाई है, मतलब खींचा हुआ है. तो हॉर्स और कार्ट को रस्सी से खींचा हुआ है. सो हॉर्स कार्ट को खींचेगा किसके थ्रू? रस्सी के थ्रू, with the tension T. So T is the
टेंशन इन रोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन? टेंशन मीन्स खिंचाव। तो सीधा सा बात है, जब आप किसी भी चीज को खींचते हैं तो पहले आपका रस्सी टाइटन होता है, खींचता है, और इसी के थ्रू फिर आप नेक्स्ट चीज को खींच सकते हो। तो हॉर्स किसको खींच रहा है? किसको खींच रहा है हॉर्स? काट को। तो काट भी उतना ही टेंशन रस्सी पे लगाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये टी टेंशन काट पे लग रहा है इसकी वजह से, बट यही सेम टी टेंशन काट लगाएगी हॉर्स के ऊपर। ओके, अब सिंस काट आगे की तरफ जा रहा है, सो लेट्स सपोज, अभी तक हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस नहीं किया है, बट अभी मैं इस चीज को ऐड करना चाहूंगा। F is the friction in between cart and road। कार्ट और रोड के बीच में फ्रिक्शन तो होगा। सो व्हेनेवर जब भी कोई भी चीज मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है। अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन को नहीं पढ़ा, और दिस इज द ओनली प्रॉब्लम जहां पे हम फ्रिक्शन अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। बाकी अदर फैक्टर में अभी जब तक आपको ना बोला जाए फ्रिक्शन इज एक्सर्टिंग, तब तक आपको इंक्लूड नहीं करना है। बट यहाँ पे चलिए इंक्लूड करते हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो चलिए दो अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग है, एक हॉर्स है एक कार्ट है, दोनों मोशन में जा रहे हैं एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में। तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। सो 4 हॉर्स, और वो भी कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉर्स को आगे चलने के लिए, तो देखिए हॉर्स पे इधर क्या की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? हॉर्स के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? राइट की तरफ r sin थीटा। हॉर्स पर लेफ्ट की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? t। केवल हॉर्स को देखिए प्लीज आप, ये हॉर्स पे लगने वाले फोर्सेस हैं जो यहां पे ड्रॉ कर रखे हैं। These are the forces which are acting on the horse. Weight of the horse, F is the applied force applied by the horse on the ground, but उसके रिजल्ट में आपको रिएक्शन फोर्स मिला जिसके दो कंपोनेंट टूट गए। ओके, r sin थीटा ने वेट ऑफ द हॉर्स को बैलेंस कर लिया, बट r cos थीटा t को बैलेंस नहीं करेगा। इस बार ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर जितना टेंशन ऑफ द रोप है, जितना रस्सी में खिंचाव है जो काट की वजह से होगा, ऑब्वियस सी बात है why क्यों होगा ये तो आप जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहले तो मैं फर्स्ट लॉ के बारे में बात करना चाहूंगा। अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक फोर्स न अप्लाइड हो। यानी बॉडी इज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया के बारे में बात की थी, इट इज द टेंडेंसी और द इनसाइड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कि जिससे वो अपना स्टेट नहीं बदलना चाहता। तो कार्ट रेस्ट पे है इनिशियली, तो कार्ट बैठा हुआ है, कार्ट बोलेगा मैं नहीं जा रहा भाई, मुझे नहीं मूव करना, और जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहना चाहिए। बट तुम गए हो, तुम मतलब हॉर्स की साइड से बोल रहा हूं, हॉर्स गया और हॉर्स उसे रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जब हॉर्स उसे खींचने की कोशिश कर रहा है तो उस इनर्शिया यानी उस कार्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, वो भी फोर्स लगाएगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बट हॉर्स उसे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। सो द पॉइंट इज द सेम थिंग। हॉर्स ने उसे टी टेंशन से खींचा, बट कार्ट भी उतना ही रिएक्शन लगा के उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ताकि वो रेस्ट पे रह सके। तो यानी यहां पे ये जो टी और टी एक दूसरे को अपोजिट में दिख रहे हैं, आपको जो टेंशन दिख रहा है ये दिखाता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एंड द न्यूटन फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ इसलिए कि हॉर्स ने कार्ट के ऊपर टी टेंशन लगाया कि भाई आजा, तो उसको रिप्लाई करने के लिए कार्ट को लगाना था एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट। बट वो क्यों करना चाहता था? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। वो चाहता है मैं रेस्ट पे रहूं, इसलिए उसे करना पड़ा। अब देखिए, अब अगर मैं आपको केवल रोप को पढ़ने के लिए कहूं, देखो अभी मैं आपको क्या पढ़ने के लिए बोल रहा हूं? हॉर्स। तो अभी के लिए हम केवल हॉर्स पे फोकस है, बट ये जो टी टेंशन है इस पे ध्यान दीजिए। ये टेंशन लग रहा है रस्सी पर, रोप पर। और अगर आप केवल रोप को देखिए, रस्सी को देखिए, तो जब भी हॉर्स कार्ट को मूव करेगा, क्या रस्सी मूव होने वाला है विद रिलेटिव टू हॉर्स एंड कार्ट? प्लीज ध्यान से सुनना। When the horse is going to pull the cart, whether the rope is going to move relative to horse and cart? क्या रस्सी घोड़े और कार्ट जो भी बुलाते हैं उस गाड़ी और घोड़े के रिलेटिव में मूव करेगा? नहीं, रस्सी घोड़े और कार्ट के रिलेटिव में जहां था वहीं था।
उन दोनों के रिलेटिव में देखना है, ग्राउंड या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं। तो घोड़े के रिस्पेक्ट में और कार्ट के रिस्पेक्ट में रस्सी वहीं पे है। क्यों? क्योंकि ओनली रस्सी पे दो टेंशन लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, क्या नहीं, ओनली रोप पे कोई फोर्स नहीं है, ओनली रोप पे। ओके, तो हम रोप को तो देखेंगे नहीं क्योंकि रस्सी तो जाएगी नहीं। तो पहले हॉर्स को देख लेते। तो हॉर्स को अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में देखे तो वर्टिकल के तो बैलेंस हो गए, और हॉरिजॉन्टल में अब मुझे घोड़े को कहां मूव करना है, आगे की तरफ। अब देखो ये वैसा ही एग्जांपल है, लेट्स सपोज यहां पे 6 न्यूटन लग रहा है और पीछे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है। बताइए ये बॉक्स कहां जाएगा, वेयर दिस बॉक्स इज गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल whether the box is going to move or not, क्या बॉक्स मूव करेगा या नहीं करेगा, पहली बात तो ये है, यस और नो, डेफिनेटली बॉक्स मूव करने वाला है क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है बट इक्वल नहीं है। तो नेट फोर्स इस तरफ होगा, कितना होगा नेट फोर्स, 2 न्यूटन होगा, और यही 2 न्यूटन बॉडी को क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन। तो बॉडी कितना फोर्स से एक्सेलरेट होगा, which force is responsible for acceleration of the body, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या 6 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, क्या 4 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, बॉडी को एक्सेलरेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 न्यूटन, जो कि 6 - 4 हो। ओके, और अगर हम ये चाहते हैं और अगर हम ये देखना भी चाहते हैं कि हमारी कार्ट यहां से मूव करे, सो इफ यू वांट टू मूव आवर हॉर्स मूव करेगा तो ही कार्ट मूव करेगा, तो डेफिनेटली हमारा r cos थीटा t से बड़ा होना चाहिए। तो नेट फोर्स क्या हुआ, r cos थीटा माइनस t, क्योंकि बॉडी को उधर मूव करना है ना, तो ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। तो नेट कितना हुआ, r cos थीटा माइनस t, जैसे 6 - 4, और यही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट m किसका मास है, मास ऑफ हॉर्स, हॉर्स के मास की बात कर रहे हैं। ओके, a इज द एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर विद द फर्स्ट इक्वेशन? और आपको ये समझ में आया हमने इक्वेशन कैसे बनाया। तो भाई बॉडी जिस तरफ मूव करना चाहता है वो फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये अगर ये इमेजिन कर रहे हैं कि हॉर्स और कार्ट मिलके इधर जा रहे हैं तो डेफिनेटली r cos थीटा t से बड़ा होना चाहिए। हम केवल हॉर्स पे लगने वाले फोर्सेस को देख रहे थे पहले। नाउ फॉर कार्ट, अब कार्ट को देख लो भाई। ओके, सो कार्ट को अगर देखें, ये रही हमारी कार्ट, तो कार्ट पे नीचे क्या लग रहा है, वेट। तो ऑब्वियस बात है कार्ट अगर नीचे वेट लगाएगी तो उसका एक रिएक्शन मिलेगा और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, क्योंकि कार्ट कोई पीछे की तरफ धक्का नहीं लगा रही थी, हॉर्स लगा रहा था पीछे की तरफ, कार्ट तो बस खींच रही है। तो जो कार्ट का वेट है उसे बैलेंस कर देगा कौन, उसका रिएक्शन फोर्स। तो कार्ट स्टेबल है। बट इधर क्या लग रहा है, कार्ट के ऊपर टी, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। बट कार्ट को किस तरफ मूव करना है, ऑन दैट साइड, तो डेफिनेटली टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो जो खिंचाव है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा। सो इन दिस केस इक्वेशन क्या बनेगा, इधर मूव कर रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए तो कार्ट पे, क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो बैलेंस हो गए। सो T माइनस F ये आपका नेट फोर्स है, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ कार्ट। ओके, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम होगा भाई। जिस एक्सेलरेशन से यानी जिस वेलोसिटी से आपका घोड़ा भागेगा उसी वेलोसिटी से तो कार्ट जाएगी। ये तो इंजन और कंपार्टमेंट वाली बात है। अगर आपका इंजन का वेलोसिटी 60 है तो क्या उसके पीछे लगे वाले कंपार्टमेंट की वेलोसिटी 80 होगी, मतलब इंजन 60 से भाग रहा है, डिब्बा 80 से जा रहा है, या फिर इंजन आपका 60 से है और आपका कंपार्टमेंट 40 से भाग रहा है, ओके तू 60 से चल मैं 40 से आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे। नो, द पॉइंट इज दैट व्हाटएवर बी द स्पीड, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इंजन चल रहा है तो कंपार्टमेंट भी कांस्टेंट से चलेंगे। अगर इंजन एक्सेलरेट हो रहा है तो कंपार्टमेंट भी एक्सेलरेट होंगे, और अगर इंजन डी एक्सेलरेट हो रहा है तो कंपार्टमेंट भी डी एक्सेलरेट होंगे, सेम एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन से। तो जिस एक्सेलरेशन से हॉर्स भाग रहा है उसी से ही कार्ट होगा, इसलिए ए दोनों में सेम है, बट मास दोनों का सेम नहीं था। तो हियर बाय 1 and 2, so let us add equation 1 and 2। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं।
तो अगर दोनों को ऐड करते हैं, सो r cos थीटा माइनस t, LHS ऐड विद LHS प्लस p माइनस f इज इक्वल टू ma प्लस कैपिटल M. सो t कैंसिल विद द t, तो वहां से क्या कॉमन आ रहा है, a m प्लस m इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस f. ओके, मींस r cos थीटा मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहां से एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, फोर्स और कार दोनों का ही एक्सेलरेशन. सो द एक्सेलरेशन इज r cos थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M. So this is the formula for acceleration of horse and cart. Horse और cart and horse and cart का acceleration कितना होगा, r cos theta minus f divided by small m plus capital, where r is the reaction force acting on the, क्या किस पे लग रहा है रिएक्शन फोर्स, किस पे लग रहा है, आपके horse पे. So this is the horizontal component of reaction force minus friction force divided by the mass of the horse plus mass of the car. So this is our first typical and the first important problem जो हमें यहाँ से discuss करनी है. So you can check this out and you can note it down. आप इसे check कीजिए और इसे note down, दोनों काम कीजिए. Okay? So this is our first issue or first problem, horse and cart problem. Got it? Okay. Now we will do the second one. तो ये आज हमारा पहला प्रॉब्लम था जो हमने आज डिस्कस किया. सो आप इसे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कुछ भी तरीके से समझ के चलिए. Now we are going to enter or we are going to discuss the second problem. And second problem ये थोड़ा सा important भी चलेगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा पिक किए जाते हैं. And the second problem is your what? Elevator problem. Okay, elevator mean lift. तो एलिवेटर की प्रॉब्लम्स या उसके न्यूमेरिकल्स या उसके कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं समझने का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेटर मींस द लिफ्ट. और आप लोगों ने पूरा ओके अभी इस टाइम तो शायद माइट भी आप उस जगह पे नहीं है, मींस मॉल्स में मिल जाते हैं. और अगर हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की बात करें तो एवरीवन मोस्टली आप लोग बीएमजी में तो गए हैं और लिफ्ट का यूज तो आप लोगों ने किया हो. सो नाउ इन द एलिवेटर प्रॉब्लम व्हाट इज द पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं, दैट योर ऑब्जर्व्ड वेट. क्या आपका ऑब्जर्व किया हुआ वेट. तो अभी मैं आपसे आज स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करना चाहता हूं. सो लेट्स सपोज दिस इज द मैन और द ऑब्जेक्ट. ये आदमी है, आप अपने आप को सपोज कीजिए. ओके, योर वेट इज मींस आपका वेट है, मान लीजिए जो भी हम जैसे केजी में, वैसे हम लोग मास होता है वो हमारा, जब हम कहते हैं व्हाट इज योर मास 90 केजी या 80 केजी 60 केजी 55 केजी व्हाटएवर बी दैट, वो हमारा मास होता है. बट हम लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है लोकल या फिर एक रीजनल लैंग्वेज में, वेट कितना, व्हाट इज योर वेट, तो आप सारे कहते हैं माय वेट इज 55 केजी 60 केजी 65 केजी. तो टेक्निकली पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमारा वेट एक फोर्स है mg जिसका यूनिट होता है न्यूटन. तो ये केजी लगाना, ये तो पहली बात तो बेटा यही चीजें हम सुधारते हैं. तो पहली बात तो अपनी लाइफ से ही सुधारना शुरुआत करते हैं. तो प्लीज डू नॉट से कि हमारा वेट या मेरा वेट, व्हाट माय वेट इज, ऑलवेज यूज टू कॉल माय मास इज, व्हाट इज योर मास, वजन कितना है इतना. वेट वर्ड यूज मत कीजिए क्योंकि ये मैंने बहुत बार सुना है. ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं आपके वेट के बारे में. तो बेसिकली वेट टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज द एक्चुअल वेट, जो आपका एक्चुअल है. ओके, सो एक्चुअल वेट, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल योर एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल वेट है 200 न्यूटन, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं. ओके, 200 न्यूटन, और जो कहां लगता है हमेशा नीचे की तरफ. सो एक्चुअल वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड. नाउ द पॉइंट इज, हम लोग अपने वेट को मेजर कैसे करें. तो सीधी सी बात है, वेट मेजर करने के लिए व्हाट वी यूज अ मेजरिंग मशीन.
तो हमारी मेजरिंग मशीन का सीधा सा बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल और द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट जब भी हम लोग उस मशीन के ऊपर स्टैंड करते हैं, जब भी हम उस पर खड़े होते हैं, तो वी अप्लाई द वेट ऑन द मशीन, हम नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reaction unless until an external force is applied on the system। यहाँ पे सिस्टम कौन है? यहाँ पे सिस्टम है आप और आपका वेइंग मशीन। तो आप और आपकी वेइंग मशीन एक सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा और आप उस पर खड़े हो। तो आप वेइंग मशीन पे लगा रहे हो 200 न्यूटन, तो वेइंग मशीन आप पे कितना लगाने की कोशिश करेगी रिटर्न में? 200 न्यूटन। और जब वेइंग मशीन रिटर्न फोर्स लगाएगा तो उस रिटर्न फोर्स को हम इंडिकेटर से यूज कर लेते हैं इंडिकेट करने में। ओके, वो अलग है कि आजकल हमारे पास वेइंग मशीन डिजिटल आने लग गई है, बट उसे हम लोग किसी ना किसी तरीके से वापस से मेजर कर लेंगे। सो जो आपने वेइंग मशीन पे लगाया वो आपका एक्चुअल वेट था, और वेइंग मशीन ने जो आप पे लगाया वो आपने ऑब्जर्व किया। तो हमारा दूसरा वेट कौन सा वेट कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेट, जो हमें महसूस होता है, और वो हम लोग हमेशा रीडिंग की फॉर्म में देखते हैं। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन अगर हम लोग मशीन पे 200 न्यूटन लगा रहे हैं तो मशीन पे हम पे 200 लगाएगी, और हमें हमारा जो ऑब्जर्व्ड वेट है, जो हमें महसूस हुआ, वो उतना ही था जितना हमने लगाया। बट एलिवेटर में ऐसा नहीं होता है। जब भी एलिवेटर मूव करता है तो हम जो लगा रहे हैं मशीन पे वो कुछ अलग होगा, और जो मशीन हम पे लगाएगी वो कुछ अलग होगा। अब वो हम लोग चेकआउट करते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए हो। ये हमारा एक्चुअल वेट है और हमारा ऑब्जर्व्ड वेट वही होगा जो हमें रीडिंग में मिलेगा। और रीडिंग में क्या मिलेगा? जो रिएक्शन लगाया जाएगा हमारे ऊपर। ओके, तो R रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड वेट एंड W रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वेट। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं और एलिवेटर प्रॉब्लम को स्टार्ट। सो एलिवेटर में मल्टीपल केसेस आने वाले हैं। सो देयर आर बीइंग द मल्टीपल केसेस व्हिच आर गोइंग टू बी द पार्ट इन एलिवेटर प्रॉब्लम। सॉरी यार, माय मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट इज द केस 1 जो मैं यहां पे रखना चाहता हूं? व्हेन lift accelerate uniformly in upward direction। जब आपका लिफ्ट कहां मूव कर रहा हो? ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सो दिस इज बीइंग द लिफ्ट। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए ये आपका लिफ्ट है, हियर इज द मैन, ये मैन है, तो मैन का एक्चुअल वेट W, तो उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बट इस बार लिफ्ट रेस्ट पर नहीं है, लिफ्ट कहां मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड लेट्स सपोज m इज द मास ऑफ द मैन। अब देखिए, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? मैन। और अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड हो रहा है तो मैन भी ऊपर की तरफ ही जाएगा एक्सेलरेटेड। तो चलिए लेट अस स्टडी फॉर मैन। सो फॉर मैन, तो मैन पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक नीचे लग रहा है W, उसका एक्चुअल वेट। ऊपर क्या लग रहा है? R, उसका रिएक्शन फोर्स या ऑब्जर्व वेट। बट इस बार बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जैसे हॉर्स और कार्ट पे गया था, इस बार R और W बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब R वुड बी ग्रेटर देन W, यानी R माइनस W इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। यानी बॉडी, यानी आपका बॉडी कितना फोर्स एक्सेलरेशन में एक्सपीरियंस कर रही है? दैट वुड बी R माइनस W। व्हाई दी R माइनस W? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। और अगर ऐसा होगा तो R is equal to W plus MA, where W is equal to mg, since actual weight क्या होता है? Mass into G, so mg plus MA, so the observed weight
ऑब्जर्व्ड वेट हमें कितना मिला, R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, विच इज ग्रेटर देन दी एक्चुअल वेट। यानी जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका ऑब्जर्व वेट आपके एक्चुअल वेट से ग्रेटर होगा। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू रिकॉल योर मेमोरी। अब आप सब अपनी मेमोरी को रिकॉल कीजिए जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। आप लोग गए होंगे लिफ्ट में, आप लोगों ने लिफ्ट के अंदर अपने आप को एक्सपीरियंस भी किया होगा। सो इमेजिन दैट मोमेंट। बहुत ज्यादा फर्क आप लोगों ने शायद महसूस नहीं किया होगा, बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस। सो मोस्ट ऑफ यू एग्री होंगे कि जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है वी फील सम हेवीनेस। जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा हमें थोड़ा भारीपन महसूस होगा। क्या चीज? हमें ऑब्जर्व्ड वेट एक्चुअल से ज्यादा होगा, हमें लगेगा कि हमारा वजन बढ़ गया है, हमें भारीपन महसूस होगा। और अगर किसी ने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि बीएमजी में गए हैं तो वही वाली बात है, एक्साइटमेंट में कभी ध्यान ही नहीं दिया इस छोटी सी बात पे। तो इन फ्यूचर ओके मॉल्स अभी खुल गए बट इसका मतलब ये नहीं कि प्लीज आप लोग वहां रश करेंगे, सिचुएशन अभी भी खराब है। सो प्लीज अभी भी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्लीज बाहर घूमने जाएं, तो अभी नहीं जाना है। इन फ्यूचर जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, जब इतना ज्यादा वर्स्ट नहीं रहेगा, एट दैट टाइम आई सजेस्ट कि जब भी आप बीएमजी या किसी भी ऐसी जगह जाए जहां लिफ्ट हो, प्लीज एट दैट मोमेंट तब इस बात को ध्यान में रखना कि अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अब मैं देखता हूं कि मुझे क्या महसूस होता है। सो व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप, सडनली मूव अप होता है, तो यानी ऑब्वियस बात है पहले लिफ्ट रेस्ट पे था, अब वो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है। और अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो आपका ऑब्जर्व्ड वेट आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। और कितना होगा न्यू ऑब्जर्व्ड वेट? इट वुड बी mg plus e, or you can say actual weight plus mass into acceleration, where m represents the mass of the body. Got it? तो जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा r w से ज्यादा होगा और न्यू r यानी ऑब्जर्व्ड वेट कितना होगा? दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। Got it? So this is your case number 1. Now let's talk about the case number 2. When move downward with constant acceleration. चलिए अगली बार, अब जब हमारा लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सो लिफ्ट moving downward with constant acceleration, same man with the mass m, observed weight ऊपर और actual weight नीचे। ओके तो मैन के लिए स्टडी करें। तो thus for man, इस बार नीचे आ रहे हैं तो w माइनस आर। ओके तो फोर्स इक्वेशन, इसे क्या बुलाते हैं? फोर्स का इक्वेशन क्या बना? तो नीचे आ रहे हैं तो कैसी बात है, w माइनस आर रिस्पॉन्सिबल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके नेट फोर्स कितना होगा? w माइनस आर, और r इज इक्वल टू w माइनस ma। सो हमारा ऑब्जर्व्ड वेट क्या होगा? एक्चुअल वेट माइनस समथिंग, एंड सिंस वी नो दैट w is equal to mg, and when we place it what we got? mg minus a. I think यहाँ पे मैं क्लियर हूँ कि ये मैंने कैसे स्टेप कर दिया, कॉमन ले लिया m। so this is your observed weight जब आप नीचे जाएंगे, and here r would be less than w। तो ये चीज भी आप लोगों को फील करनी है और आपने फील किया होगा कि जब भी लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आता है, जब आप टॉप स्टोरी से नीचे की तरफ जाते हो तो इनिशियली जब वो एक्सेलरेट होती है, जब वो चलना शुरू होती है तो आपको थोड़ा लाइट महसूस होता है, हल्का महसूस होगा, यानी आपका जो ऑब्जर्व्ड वेट है वो आपके एक्चुअल वेट से कम होने वाला है। ओके केस नंबर 3, either move upward or either move downward but with constant velocity. So our third case is जब हमारा लिफ्ट या तो ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ओके सो अगर लिफ्ट
कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, चलो भाई वेट आर, चलिए मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड वेलोसिटी कांस्टेंट मीन एक्सेलरेशन वुड बी 0, तो इस बार ऊपर लग रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, r माइनस w इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन तो वैसे ही बनेगा, बट इस बार एक्सेलरेशन 0 है। Why the acceleration is 0? Because it is moving uniformly, यानी velocity constant है, तो r is equal to w which is equal to mg. So in that case your observed weight would be equal to your actual weight, यानी हमारा observed weight हमारे actual weight के बराबर होगा। कब? जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। मीन फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज आप टॉप फ्लोर से बिल्कुल ग्राउंड या फिर बेसमेंट में जा रहे हो, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, किसी ने नहीं दबा रखा, एक फ्लो चला, तो जब आपका लिफ्ट ऊपर से शुरू हुआ, सो जब लिफ्ट स्टार्ट हुआ तब तो आप नीचे की तरफ आए एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तो आपको थोड़ा लाइट फील हुआ, बट थोड़ी देर के बाद जब लिफ्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी 10 रखी हुई है, तो 0 से 1 2 3 4 10, और जैसे ही 10 मीटर पे पहुंचेगा 10 मीटर पर सेकंड पे, उसके बाद मान लीजिए लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने के लिए डिजाइन किया गया कि भाई आप कौन से इससे ज्यादा स्पीड से नीचे नहीं जाना। अब जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस टाइम आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि मेरा वजन ज्यादा है या मेरा वजन कम है, यू विल फील एग्जैक्टली द सेम वेट जो आपका है, जो आप नॉर्मल कंडीशन में फील करते हैं, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको अपना वेट महसूस होता है, आप उसके हैबिचुअल हो। अगर आपकी बॉडी को जो वेट है आपकी एक्चुअल वेट से जो आप हैबिचुअल हो उससे ज्यादा मिलता है, तो आपका माइंड इंडिकेट करता है वजन बढ़ गया है, इसलिए आपको यहाँ पे भारीपन महसूस होगा, यहाँ पे लाइट यानी हल्कापन महसूस होगा, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हम अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बट अभी भी लिफ्ट ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, whether you move upward or whether you move downward, acceleration 0, और इक्वेशन यही आ रही। ओके, so this is case number 3. Now I want to discuss the last case with you. आखिरी केस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, केस नंबर 4, when lift free fall, जब आपका लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए। सो आई सजेस्टेड कि आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप सेकंड केस एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, बट फॉर द फोर्थ केस एक्सपीरियंस आई विल प्रे टू गॉड कि प्लीज आपको चौथा केस कभी एक्सपीरियंस करने को ना मिले। ओके, तो चौथा केस एक्सपीरियंस भगवान से भी दुआ करना कि ऐसा नहीं हो। आई प्रे कि आप लोग या तो फर्स्ट में रहे या सेकंड में रहे या थर्ड केस में रहे, फोर्थ केस आपको कभी भी एक्सपीरियंस करने को ना मिले, बट थियोरेटिकली पढ़ना जरूरी है, तो चलिए पढ़ते हैं। सो अ बॉडी और अ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, सो मैन विद द मास m, एक्चुअल वेट w, रिएक्शन फोर्स r, और नीचे फॉल कर रहा है, बट फॉल कैसे कर रहा है, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल होगा तो आपका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा बस। तो चलिए, सो फॉर मैन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। सो कहां गिर रहा है, नीचे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, w माइनस r इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो w माइनस r इज इक्वल टू, यहां पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर, बिकॉज वी आर फ्रीली फॉलिंग, सो r इज इक्वल टू w माइनस mg, और w कितना है, mg, तो r इज इक्वल टू mg माइनस mg, सो r इज इक्वल टू 0। यानी जब भी आपका बॉडी या आपका लिफ्ट फ्री फॉल हो, सो ऑब्जर्व्ड वेट वुड बी 0। यानी मान लीजिए आपकी लिफ्ट है और लिफ्ट की रोप टूट गई, फॉर एन एग्जांपल जैसे मूवीज में होता है ना, वैसे सोच लो यार, ठीक है। सो जैसे ही अगर आपका लिफ्ट का रोप टूट गया, अब लिफ्ट आपके किसी भी साइड में कनेक्शन में नहीं है, तो मूवीज में तो चलो वो साइड में पिलर्स होते हैं तो वो थोड़ा सा उसे होल्ड करके रखते हैं, तो एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं आता, थोड़ा हल्का महसूस होता है, बट इमेजिन कीजिए कि वो कंप्लीटली फॉल कर रही है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, बस एक फ्री फॉल बॉडी की तरह फॉल कर रही है, और आप ऐसी लिफ्ट के अंदर हैं।
और अगर ऐसा है, when you are inside such type of a lift, in that case your observed weight is 0. तो आपको कितना वेट महसूस होगा? 0. आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा. You will not experience anything, and this condition is called as weightlessness. इस कंडीशन को क्या बुलाएंगे? वेटलेसनेस. यानी आपको ये लगेगा कि मेरी बॉडी में कोई वेट ही नहीं. वेट के बारे में बात कर रहा हूं, मास के बारे में नहीं. हम हमेशा वेट को एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स को महसूस करते हैं, मास को महसूस नहीं करते. ओके, तो हम जितना फोर्स लगाएंगे तो उसी का रिटर्न हमें मिलता है. ओके, हम फिर उसे मशीन में कोलैबोरेट करके उसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट पॉइंट हमें महसूस तो वेट ही होता है, फोर्स, ना कि मास. तो ये तो आप पहले से जानते हैं, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप इस प्लैनेट पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी हो. बट द ओनली थिंग जो वेरिएबल हो सकती है वो है वेट ऑफ द बॉडी. और हमने ये फोर्थ केस देखा जिसमें हमें वेट कितना मिला? 0. एंड व्हेन द वेट इज टू बी फाउंड एज अ 0, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस. सो दिस इज योर फोर्थ एंड द फाइनल केस ऑफ एलिवेटर प्रॉब्लम. और आपको एलिवेटर के ऐसे ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वहां से आप डाउनलोड करेंगे और अपने आप को सॉल्यूशन में आगे फॉलो करेंगे. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. द फर्स्ट केस आपने पहले ही नोट कर लिया, प्लीज अगर नहीं तो बैक जाके कीजिए. देन नोट इट डाउन द रेस्ट ऑफ द 3, सेकंड केस, थर्ड केस एंड द फोर्थ केस, प्लीज. ओके, so I hope you have noted down the elevator problem. So till now we have discussed the two problems, horse and cart issue, horse and cart problem and the elevator problem. उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. Now I want to discuss with the another, not the problem नहीं है, problem इस टॉपिक के बाद आएगा. मींस इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टूड करना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम और द पॉइंट जो मैं नेक्स्ट कुछ टाइम पीरियड में आपसे डिस्कस करूंगा, यू विल बी वेरी मच फेमिलियर टू दैट. आपको वो बहुत ज्यादा फेमिलियर लगेगा क्योंकि वो 9th क्लास एनसीईआरटी में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. रिमेंबर रिकॉइल ऑफ द गन. जब भी हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाता है तो गन पीछे की तरफ आता है. सो दैट द सेम इशू, वो चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. बट टू डिस्कस दैट हमें सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, एंड दैट पॉइंट इज law of conservation of linear momentum. Okay, so we have to clear this law firstly, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. So what is the law of conservation of linear momentum? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. It states that total or net momentum means which momentum? linear के बारे में बात कर रहा हूं. So total or net momentum of a system is always constant. Is always constant if no external force is acting. If no external force is acting on system. अगर आपके सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आपके सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा. ओके, सो मींस कंडीशन ये क्या बोल रहा है? if F external is 0, तो since according to Newton's second law of motion, so according to second law of motion, F external is always responsible for rate of change of momentum of a system. किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट अगर F एक्सटर्नल 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए. और किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट टर्म. यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट. क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए.
यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम फाइनली सिस्टम का होना चाहिए, जो भी प्रोसेस हुआ हो। बट उस प्रोसेस में बाहर से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो जो मोमेंटम फर्स्टली था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द सेम मोमेंटम शुड बी फाइनली, बट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फोर्स। किसी भी फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, कंडीशन और कह सकते हो शर्त यही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमें क्लियर करना है, एंड विद दैट नोट अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमें कुछ टर्म्स और हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता हूं मैं लेके, कौन सा? कॉलिजन न्यूमेरिकल। ओके, आई एम नॉट सेइंग ये टॉपिक है बेटा जो फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर में हमें मिलेगा, वर्क एनर्जी पावर में। हमें कॉलिजन को और डिटेल में पढ़ना है जब हम एनर्जी को और देखेंगे, बट टिल देन अभी कॉलिजन को मोमेंटम के लेवल पे ही रखते हैं। व्हाट इज दैट? लेट्स सपोज आई हैव अ फर्स्ट बॉडी with the mass m1 and with the initial velocity u1. I have another body with the mass m2 and which is also moving with the velocity u2. But condition is u1 should be greater than u2. Means the velocity of the first body should be greater than the velocity of second body. Okay? Now they get in a collision. तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाली बॉडी का अगर वेलोसिटी ज्यादा है ऊपर वाली आगे वाली बॉडी से, तो ये आके एक्सीडेंट ही करेगा और लेट्स सपोज दोनों का कॉलिजन हो गया। आफ्टर द कॉलिजन मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी सिंक। ओके, एक्सीडेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है कि वो जो मूवीज में होता है ना, उड़ गया गाड़ी, दरवाजा उधर गया और ये हुआ, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तो एक्सीडेंट हुआ है बट वो डेंट वेंट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो बॉडी वहीं पे है। तो वो इमेजिन करना छोड़ दीजिए कि भाई कोई पार्ट टूट के गिर गया हो, ओके, गाड़ी का शीशा टूट के गिर गया हो, तो इतना कुछ मास में चेंज नहीं आया। तो वो एक्सीडेंट वो मूवीज वाला मत करना, स्पेशली साउथ मूवी वाला मत करना है, ठीक है? बॉलीवुड भी आजकल ऐसे ही कर रही है, और स्पेशली वो कौन सा रोहित शेट्टी की मूवीज में कुछ ज्यादा ही टूटती फूटती है ना, उड़ जाती है गाड़ियाँ, तो प्रैक्टिकल में ही रखते हैं, बस हुआ और इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ कि दरवाजे टूट गए, बाकी कुछ हो गया, ठीक है? तो मास रिमेन द सेम, बट its final velocity become v1 and after the collision second body का velocity v2. Okay, so now this is your, अब पता नहीं एक्सीडेंट के बाद किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो तो कैलकुलेट करके पता चलेगा, बट हाउ टू स्टडी दैट? सो दिस इज अ सिस्टम, ये दोनों गाड़ियां मिलकर एक सिस्टम बना रही है, दोनों में आपस में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद दोनों की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से। ओके, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको न्यूमेरिकल में देगा टीचर कि बोथ द बॉडीज आफ्टर द कॉलिजन कंबाइन, यानी दोनों स्टिक हो गई। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि दोनों बॉडी आपस में हो गई और एक साथ ही चलती जा रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि टीचर आपको न्यूमेरिकल कैसा कंडीशन का देता है, क्या केस देता है। ओके, सो दिस इज माय इनिशियल, दिस इज माय फाइनल कंडीशन, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, वो बात की बात है। ओके, सो दिस इज बीन और हियर, यहाँ पे वो तो न्यूमेरिकल में टीचर डिसाइड करेगा। सो दोनों सिस्टम है, दोनों गाड़ियां मिलकर सिस्टम बना रही है और कॉलिजन दोनों का आपस में हो रहा है। क्या इस कॉलिजन में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है? तो हम ऐसा नहीं मान रहे कि बाहर से किसी ने कुछ किया होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स दोनों का सिस्टम का जीरो है। तो अगर ऐसा है तो मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व। तो चलिए पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 u1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम सॉरी इट इज m2 u2. What is your final momentum? P final, it is m1 v1 plus m2 v2. Okay, अगर दोनों बॉडी स्टिक होके चल रही हैं, एक साथ मिलके चल रही है, अगर वो बोलता है तो दोनों की v1 और v2 को v ही ले लेना है। ओके, वो फिर बात की बात है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग P इनिशियल
should be equal to P final. It means M1U1 plus M2U2 should be equal to M1V1 plus M2V2. This is the expression जो हम लोग अपने collision numericals में use कर सकते हैं, and when you get such type of a numerical you can use that by now. I hope simple है, topic बहुत simple चलेंगे, laws of motion में. If you take a small concentration, छोटी सी चीज मैंने कहा ना, वेक्टर एक नया था तो उसमें शायद इश्यू आए, मतलब नई चीज आती है ना तो थोड़ा सा लगता है, बट लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपसे पहले कहा 50 to 60% आपको ऑलरेडी स्टडी, पढ़ा हुआ, सुना हुआ और समझा हुआ लगेगा, एंड इन दैट केस यू विल फील फ्री और आपको लगेगा कि ये चीज बहुत आसान चल रही है. ओके, सो आई होप वी आर डन विद द कॉलिजन न्यूमेरिकल. सो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं. दैट डिपेंड कि टीचर अब आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं. रेस्ट ऑफ थिंग आपको गिवन मिलेंगे, यू कैन डू दैट. ओके, सो दिस इज कॉलिजन न्यूमेरिकल. एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस द फाइनल and the most important thing is recoil velocity of gun. Okay, इसके बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है. You have heard about this. आज हम लोग उस recoil velocity को कैलकुलेट करेंगे. So let's suppose we have a gun of mass capital M. Okay, and we have a small bullet of mass small m. Okay, I'm not writing the language, मैं यहाँ डायग्राम में ही मेंशन कर रहा हूँ. Okay, so what is the capital M? Capital M is the mass of gun. गन का मास है. गन का मास मतलब excluding the bullet. बुलेट को साइड में रखो, केवल गन, जो गन के सारे पार्ट्स हैं वो मिला लो, उनका मास कैपिटल है. बुलेट अलग से आएगी. ओके, तो अगर मैं आपको बेसिक नॉलेज दूं तो जब भी, वैसे अब नौबत नहीं आती है बट फिर भी, अगर आप मार्केट से या बहुत सारी शॉप्स होती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, मान लीजिए अगर गन परचेज करना है या परचेज करते हैं विद द लाइसेंस एंड अथॉरिटी, अगर आपको अलाउड है, सो व्हेन यू वांट टू परचेज द गन, तो देखिए दोनों चीजें अलग परचेज होती हैं. यू हैव टू परचेज द गन सेपरेटली, उसका प्राइस अलग आएगा जी, इतने गन की. अब आप बताओ आपको बुलेट चाहिए क्यों? ऐसा नहीं है कि गन खरीदा तो बुलेट उसके साथ फ्री. कोई सब्जी मार्केट थोड़ी है कि आपने सब्जी खरीदी तो धनिया फ्री, मिर्ची फ्री वाला, तो वो नहीं है. यहाँ पे आपको बुलेट खरीदना पड़ेगा, यानी बुलेट को हमेशा गन से अलग रखा जाता है. ओके, तो मास में भी उसे अलग रखना है. तो ये एक पहला कंफ्यूजन है जो बच्चे क्लियर नहीं करते, कि अगर बोलते हैं कि द मास ऑफ द गन इज 2 kg, तो वो ये मान लेते हैं कि गन, बुलेट भी उसी के अंदर है. नहीं, तो बुलेट एक्सक्लूडेड है. ओके, सो दिस इज योर इनिशियल स्टेट. ये आपका कौन सा स्टेट है बेटा? इनिशियल, यानी बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले. और फायर करने से पहले गन का वेलोसिटी 0 और बुलेट का वेलोसिटी भी 0. तो निकाले इनिशियल मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर फायर, प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, वो भी 0 है, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0. आई होप यू गॉट इट. ओके, नाउ आफ्टर फायरिंग, गन विद द मास m एंड वेलोसिटी कैपिटल V. ओके, मान लेते हैं फायर करने के बाद गन की वेलोसिटी कैपिटल V एंड bullet with the mass small m and velocity small v. Okay, so now after firing, after fire means your final condition. तो बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mass of gun into velocity of gun, mass of bullet into velocity of bullet. Okay, अब जो भी हो रहा है वो इन दोनों के अंदर हो रहा है. means जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी एक्शन रिएक्शन, वो इन बिटवीन गन एंड बुलेट हो रहा है. तो इसका मतलब कहीं से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, थर्ड पार्टी, आप ये सोच सकते हो सर हम फायर करेंगे, हम ट्रिगर दबाएंगे तभी काम होगा. तो प्लीज हमारे ट्रिगर प्रेस करने के रूल को समझिए.
व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिंग द ट्रिगर? दैट मीन्स हम ट्रिगर को प्रेस करके हम रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन गन के अंदर होने वाला है जिसकी वजह से बुलेट फायर होगा, हम उस रिएक्शन को स्टार्ट करने का कमांड दे रहे हैं। हमारे फोर्स की वजह से डायरेक्टली बुलेट भाग के नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम ताकत लगा रहे हैं तब बुलेट भाग के जा रही है, नहीं। हाँ, वो है कि हम जब फायर कर रहे हैं तो बुलेट उसी की वजह से ही आगे जाके फायर हो रही है, हम ट्रिगर दबा रहे हैं, यानी कमांड हमारे हाथ में। बट हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, ओके हिंदी में बोल देता हूं, दैट हमने जो फोर्स लगाया है, तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बुलेट की वेलोसिटी देने के लिए। तो बुलेट कितनी स्पीड से जाता है आप जानते हो, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, वो हमारे फोर्स की वजह से नहीं है। हमारे फोर्स ने तो उस रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन गन और बुलेट में होगा, जिस भी प्रिंसिपल पे आपकी गन और बुलेट काम कर रही है, जिस पे वो प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, ओके, वो रिएक्शन होता है, वहां पे गन पाउडर होता है जो ब्लास्ट होगा और उसकी वजह से आप आगे जाएंगे। सो उस रिएक्शन की वजह से हमने उस रिएक्शन को शुरू किया है जो आगे जाके फिर अपने आप होगा, जो आपकी गन को, तो यानी वो रिएक्शन गन और बुलेट का खुद का है, तो वो सिस्टम में हो रहा है। बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है जो बुलेट को मूव करेगा, या बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है जो गन को मूव करेगा। तो आई थिंक मैं इस बात पे क्लियर रहूंगा आप सबके लिए। आई थिंक क्लियर हूं ना कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये ना सोचे कि सर हम ट्रिगर दबा रहे तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो प्लीज ऐसा नहीं सोचना यार, हम तो बस केवल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या आई, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन तभी काम करता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0, और यहाँ पे कोई नहीं एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, हमारा वाला साइड में रखिए। सो 0 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V प्लस mv, तो कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू नेगेटिव mv, और कैपिटल V इज इक्वल टू नेगेटिव mv डिवाइडेड बाय कैपिटल। So this is called as velocity of gun. तो V, कैपिटल V क्या था, velocity of gun। अब इसे समझना है थोड़ा सा। तो गन का वेलोसिटी कितना आया, नेगेटिव स्मॉल m स्मॉल v बाय कैपिटल M। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर बुलेट इधर जा रहा है तो गन पीछे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब हमने ये डायरेक्शन स्टार्टिंग में गलत ले लिया था, पर वो जानबूझ के, क्योंकि हमें क्या मालूम था स्टार्टिंग में कि गन पीछे की तरफ जाएगा। ओके, अभी के लिए जब आप गन और बुलेट फायरिंग का सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो आप रिजल्ट को पहले मत सोचो ना, आप प्रैक्टिकल मत देखो यार फायर करते तो पीछे जाती है, तो आप ये सोचिए, ये समझिए, द पॉइंट इज, जो आपको देखना और सोचना है दैट कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेलोसिटी, ओके, सो स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं मालूम था कि गन कहां जाने वाला है, वेयर वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द गन, वी जस्ट ओनली नो कि गन भी मूव करेगा, हमने मान लिया फायरिंग के बाद, बट लास्ट में पता चला वो तो नेगेटिव आ रहा है। इट मींस कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इज वेलोसिटी ऑफ गन would be opposite to velocity of bullet, यानी जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा गन उसके अपोजिट में जाएगा। ओके, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बनाएंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। सो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू mv बाय कैपिटल M। प्लीज इस पे ध्यान देना भाई, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वर्ड मींस अपोजिट डायरेक्शन, मींस कितनी वेलोसिटी से आप पीछे जाएंगे। देखिए सवाल वही है, आपकी गन की वेलोसिटी क्या है आफ्टर द फायरिंग, -2 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए आपने सॉल्व किया है। अब मेरा अगला सवाल सुनिए, आप कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में पूछ लेता हूं पहले, आप कितना वेलोसिटी से पीछे जा रहे हो। तो कितना वेलोसिटी से पीछे जा रहे हैं सर, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहे हैं।
क्योंकि सर आपके क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी डायरेक्शन है, तो मैं दोबारा थोड़ी बोलूंगा कि बेटा कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहे हो, सर -2 से पीछे जा रहे हैं, तो -2 से पीछे जा रहे हैं, तो -2 से पीछे जा रहे हैं इसका मतलब तो आगे जा रहे हो, क्योंकि दो बार डायरेक्शन यूज कर ली ना। सो पॉइंट इज दैट रिकॉइल वर्ड इटसेल्फ इंक्लूड्स द डायरेक्शन। रिकॉइल मतलब पीछे जाना, और अगर ये ऑलरेडी डायरेक्शन इंक्लूड कर रहा है तो यहां पे साइन यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर हमने मोशन इन 1D में हम लोगों ने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ा था। व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, सर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट व्हाट इज रिटार्डेशन, सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही डिक्रीज इन एक्सेलरेशन है, कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ओके इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। सो दैट विद दैट पॉइंट आई थिंक आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। इफ आई आस्क यू वेलोसिटी ऑफ गन कितना है, तो आप नेगेटिव यूज करो, बट अगर मैं बोलता हूं रिकॉइल वेलोसिटी तो साइन यूज मत कीजिए, ओके। एंड दिस इज बीइंग द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, ओके। नाउ एट द एंड दिस इज फ्रॉम दिस लेक्चर, दिस इज द कंप्लीट पार्ट जो इस लेक्चर से कंप्लीट है। बट एट द एंड स्टार्टिंग में जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहूंगा, ओके। तो अब रब कर रहा हूं मैं इस चीज को। दैट प्रिंसिपल बहुत आसान था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको समझने के बाद ये जो रिकॉइल ऑफ द गन का कॉन्सेप्ट आया कि पहले दो बॉडीज थी, ठीक है। तो पहले आपके पास दो बॉडी था, मास m1 कैपिटल M स्मॉल m लेकर, ओके ओके। पहले दोनों का दोनों रेस्ट पे था, दोनों में आपस में कोई मोशन में नहीं था, बट आफ्टर कुछ रिएक्शन होने के बाद अगर छोटा मास वाला v वेलोसिटी से आगे जाता है तो बड़ा मास वाला स्मॉल कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे जाता है, ये हमें पता चला, ओके। अब कैपिटल V कितना होगा, वो पीछे जा रहा है तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, रिकॉइल कितना होगा। अब गन को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, मास ऑफ द स्मॉल बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बॉडी डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यही है सिंपल, और जो पीछे की तरफ जाएगा। और ये किस पे आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इस सिंपल कॉन्सेप्ट के पीछे का रॉकेट साइंस समझिए, है बहुत आसान, बट इसके पीछे मैं आज आपको एक रॉकेट साइंस बता के चला जाता हूं, प्लीज है। लेक्चर जस्ट थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल और वैसा डिस्कशन नहीं है। और वो ये कि आप लोगों ने स्पेसशिप्स के बारे में सुना होगा, हम जो रॉकेट्स भेजते हैं, हम लोग जो स्पेस के अंदर जो हमारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, ऑब्वियसली ऑर्बिट से बाहर की बात कर रहा हूँ, ओके, किसी प्लैनेट पे भेज रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जो स्पेसशिप पे लाई करती है, मतलब एस्ट्रोलॉजी पे लाई करती है, एस्ट्रोनॉमी पे लाई करेगी, जिसमें आप बहुत सारी स्पेसशिप्स और मतलब अर्थ के बाहर की बहुत सारी आपने हॉलीवुड मूवीज भी चेकआउट की। बॉलीवुड में ऐसा कुछ बना नहीं है, बट हॉलीवुड में आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी देखी हुई, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता हूँ कि हम लोग ग्राउंड के ऊपर ऑन द ग्राउंड, जब भी हम अर्थ पे है तो हम किसी भी व्हीकल का, तो वहां के लिए हमारे व्हीकल कौन है, स्पेसशिप, प्लैनेट, जब हम स्पेस में होते हैं। बट यहाँ का शिप, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, वाटर शिप हो गया, गाड़ियां हो गई। अब यहाँ पे हम लोग अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, सराउंडिंग को। जब आप व्हीकल ऑन द रोड चला रहे हैं तो आप फ्रिक्शन को यूज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को यूज करते हो और आप डायरेक्शन करते हो। जब आप वाटर में हो तो जो वाटर के शिप हैं, जब आप उन्हें स्टडी कर रहे हो, जब आप उन्हें देख रहे हो, तो उनमें वाटर को एज अ एक्सटर्नल फैक्टर सोर्स यूज किया जाता है, तो हम वाटर को ही यूज करते हैं, सीधा सा बात है। जब हम एरोप्लेन में आते हैं तो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि एरोप्लेन ऊपर की तरफ या लेफ्ट राइट कैसे जाता है, तो जो विंग्स हैं उनको कंट्रोल करके हम लोग उस डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो पॉइंट इज दैट यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम है अवेलेबल आपके पास, जिसको लेके आप अपना काम आराम से निकाल सकते हैं। बट व्हाट यू कैन से अबाउट द स्पेस, आप स्पेस के बारे में क्या कह सकते हैं, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम नहीं है, ओके। मैं अपर एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा कि अगर कोई उठ के ये
करे जिसको नॉलेज है स्पेस का कि नहीं सर वैक्यूम भी एक मटेरियल से बना होता है जिसे हम ईथर बुलाते हैं, तो वो एक हाइपोथेटिकल है, अभी उस चीज पे डिस्कवरी चल रही है। तो अभी के लिए वैक्यूम हमारे लिए नथिंग है, तो हम स्पेस में है मतलब कुछ नहीं है वहां पे। तो वहां किस मीडियम को यूज करोगे आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, पॉइंट यहाँ पे, वहां पे कैसे कंट्रोल करें। ओके, और उसका जवाब ये रहा, सिंपल यही जवाब जो आज आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, यही एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपके एक बड़े स्पेसशिप की डायरेक्शन या उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। यही छोटा सा काम देख लो, 11th क्लास का पढ़ा हुआ क्लास का टॉपिक आपको स्पेसशिप उड़ने का या उसको कंट्रोल करने का डायरेक्शन का प्रिंसिपल समझा सकता है। और वो क्या, वो देखिए। अब देखो सीधी सी बात है, ये आपका स्पेसशिप है, तो एवरी स्पेसशिप में हम लोग गैसेस कंटेनर फिल रखते हैं, ठीक है। तो ये गैस कंटेनर्स हैं और ये आप पर्सन जो मास यहाँ पे, तो एक तरीके से दो मास हो गए, गैस और ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके, हम इस चीज को इनबिल्ट और इन चीजों को यूज करते रहते हैं। अब बात सुनिए, अब सिंस आपके पास गैस कंटेनर, मैं बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूं, तो गैस कंटेनर यानी जो हमारा फ्यूल है, अब हम इसे यूज करते हैं, तो हम इन दैट लैंग्वेज इन्हें क्या बुलाते हैं, थ्रस्टर्स। क्या बुलाते हैं, थ्रस्टर। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो जो नीचे आग निकलती है, फायर निकलती है, उसे बुलाते हैं थ्रस्टर। थ्रस्ट करता है, एक तरीके से धक्का लगाता है। अब वो करेगा क्या, तो अब देखिए, अगर ये मेरा स्पेसशिप है तो प्रिंसिपल क्या निकल के आया कि जब दो चीजें एक ही जगह पे बैठी हूं, बट स्टार्टिंग में रेस्ट पे हूं, ओके, बट बाद में अगर एक छोटी चीज को लेफ्ट की तरफ अगर फेंक दिया जाए तो बड़ा चीज राइट की तरफ जाएगा। तो हम यहां पे थ्रस्टर में कॉन्सेप्ट यही यूज करते हैं। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि अगर मुझे मेरे स्पेसशिप को राइट की तरफ लेके जाना है, पूरे बड़े मास को, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कुछ गैस के मास को लेफ्ट की तरफ निकालना शुरू करूंगा। सो आई विल ट्राई टू रिमूव माय गैस ऑन द लेफ्ट साइड। ये बुलेट जैसा ही हो गया। अब देखिए, आपके बड़े मास का वेलोसिटी कैपिटल V कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना मास बाहर निकाला है, कितनी वेलोसिटी से निकाला है, और कितना मास आपका है जो कैपिटल वाला है जिसमें आप हो, यानी स्पेसशिप का। तो स्मॉल m यहाँ पे गैस का मास हो गया, कैपिटल M स्पेसशिप का मास हो गया। अब देखिए, स्पेसशिप के मास को तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल M अगर कम होगा तो कैपिटल V ज्यादा होगा। तो स्पेसशिप राइट की तरफ ज्यादा स्पीड से जाए तो उसके लिए मुझे स्पेसशिप का मास कम करना पड़ेगा। वो क्या करें, वो तो नहीं कर सकते ना यार हम लोग। जितना स्पेसशिप का मास है, जो आपको रिक्वायरमेंट थी स्पेस में, वो तो सारी चीज आप लेके गए हो। तब ऐसा थोड़ी है, अच्छा मास कम करना है तो दो एक काम करो, सामान उठा के बाहर फेंक दो, वो नहीं कर सकते। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग, गैस का मास, ये अगर ज्यादा रिलीज करे तो वेलोसिटी ऑफ दैट स्पेसशिप भी ज्यादा होगी। अगर ये गैस ज्यादा निकाले तो स्पेसशिप ज्यादा वेलोसिटी से राइट की तरफ जाएगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये ऑलरेडी पहले प्रूफ हो गया था कि वो नेगेटिव आता है, क्योंकि जब दोनों इनिशियली रेस्ट पे हो तो पहले तो दोनों शांति से बैठे हुए थे ना, ओके, बाहर से कोई फोर्स आएगा नहीं, कोई आके ऐसे धक्का तो मारेगा नहीं स्पेसशिप में कोई, तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो इंटरनल है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा। डन है। अब देखिए, अब देखो, दो फैक्टर थे, या तो स्पेसशिप के मास को कम कर दो ताकि वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, तो ये अच्छी बात है, बट ये कर नहीं सकते, या फिर जो गैस आप रिमूव कर रहे हो वो ज्यादा मास में रिमूव करो। तो अब गैस अगर ज्यादा मास में रिमूव की तो बेटा खत्म तो होगी ना कभी ना कभी। अब अगर गैस खत्म हो गई तो फिर फंस गए स्पेस में, तो अब क्या करें ऐसे वाले केस में हम लोग, तो ऐसे वाले में हम गैस भी ज्यादा मास में रिलीज नहीं कर सकते। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है, लास्ट ऑप्शन बच जाता है वेलोसिटी ऑफ द गैस। यानी आप थोड़ा थोड़ा गैस निकालो बट बहुत ज्यादा वेलोसिटी से निकालो, स्मॉल v ज्यादा करो, स्मॉल v जितना ज्यादा होगा कैपिटल V भी उतना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूडली, डायरेक्शन वाइज उसके अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूडली उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए इन थ्रस्टर के यहाँ पे नोजल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? नोजल्स, जो एक तरीके से स्प्रे की तरह करती है विद वेरी हाई स्पीड। जैसे नोजल होता है ना,
वो आपका परफ्यूम का होता है, आप जैसे ही प्रेस करते हो तो परफ्यूम निकलता है, बहुत हाई स्पीड में स्प्रिंकल्स करते हो, ऐसे ही। और हम हाई प्रेशर से विद वेरी हाई वेलोसिटी थोड़ी सी गैस को निकालेंगे, जिससे एक भारी ऑब्जेक्ट राइट की तरफ ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी से जा सके। अब यही प्रिंसिपल अगर मुझे अपने स्पेसशिप को लेफ्ट मूव करना है, अगर मैं अपने स्पेसशिप को लेफ्ट ले जाना चाहता हूं तो गैस को राइट की तरफ रिलीज करूंगा। अगर स्पेसशिप को आगे लेके जाना चाहता हूं तो गैस को पीछे की तरफ रिलीज करूंगा, और अगर मुझे पीछे लेके जाना है तो आगे की तरफ रिलीज करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। छोटा सा प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, न्यूटन के लॉ पे अप्लाई कर रहा है, बट यही 11th क्लास में बैठ के पढ़ा हुआ प्रिंसिपल आपकी रियल लाइफ में स्पेसशिप पे इतना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट प्ले करता है। सो आई होप मैं कैपेबल हो पाया एक छोटा सा बेसिक समझाने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारी डेली लाइफ में, मैं ट्राई कर रहा हूं जितने भी हम पीछे पढ़ रहे हैं टॉपिक वो हमारी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी हाइट से चीज को फेंकते हैं तो वो कहाँ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये तो आपने देखे ना, किसी भी जगह पे अगर फ्लड आया है और मान लीजिए हमें पैकेट, फूड के पैकेट यहाँ गिराने हैं, एरोप्लेन जाएगा तो सामान गिराएगा ना ऐसे, तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल हुई। अब आप कहां पे गिराने वाले हो, यहां पे मेरा सामान गिरना है तो कहां से गिराऊं, तो ये मेरी रेंज है, तो कितनी वेलोसिटी से गिराऊं, u कितना हो कि रेंज इतना जाके गिरे, और रेंज ऑफ हाफ प्रोजेक्टाइल आप लोग जानते ही हो, इट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रूट ओवर 2h by g, और h by g सॉरी h by 2g टाइम पीरियड जो भी लगेगा। तो मेरा रेंज इतना हो तो मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरा हाइट कितना है, भाई कितनी हाइट पे एरोप्लेन चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से पैकेट को गिराऊं, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी जितनी स्पीड से एरोप्लेन चल रहा है, वो तो सीधी बात है ना। अगर एरोप्लेन 50 से चल रहा है इसका मतलब वो जो फूड पैकेट उसके अंदर रखा है वो भी 50 से ही जाएगा, तो वो मिल जाएगी। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी जो होगी भाई फूड पैकेट की वेलोसिटी है, हाइट कितनी है, और हम यहाँ से पता लगा सकते हैं रेंज, यानी इतनी वेलोसिटी से इतनी हाइट से गिराए तो इतना दूर जाके गिरेगा। तो अगर इस इलाके में सामान गिराना है तो इतनी रेंज पहले गिराना होगा, ये हाफ प्रोजेक्टाइल का बेनिफिट है। फुल प्रोजेक्टाइल का डेली लाइफ में वही वाली बात है, आप लोगों ने देखा होगा आपके हमारे इंडियन आर्मी वाले, भाई टैंक में बॉम्ब गिराना है यहां से, तो बॉम्ब गिराना है इस वाले इलाके पे, तो पर्टिकुलर कैलकुलेशन होनी चाहिए ना यार, अंधाधुंध थोड़ी है, जहां मन करो गिरा दो, जहां जाएगा गिर जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कितना वेलोसिटी से थ्रो करे, कितने एंगल पे थ्रो करे कि वो इतना दूर जाके गिरे। और रेंज ऑफ फुल प्रोजेक्टाइल आप जानते ही हो क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। भाई सारी चीजें यूज हो रही हैं, तभी पता चलेगा अच्छा हमारी गन को इतने एंगल पे रखिए, इतनी जगह पे रखिए, इतनी वेलोसिटी से रखिए एंड ऑल दैट। हाँ, वो लोग एक चीज को और इंक्लूड करेंगे, वो क्या है, एयर की वेलोसिटी। बोला ना मैंने, एयर रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट किया था, बट वो करेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे। तो देखो यूज हो रही है, और आज मैंने आपके साथ सीधा सा बात है, अकॉर्डिंग टू मी, जो जब मैंने पहली बार सीखा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब इस चीज का मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, आप लोग ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन है तो मूवीज वगैरह देख रहे होंगे, तो थोड़ा रिलैक्स टाइम में आपको देखना भी चाहिए। तो एक मूवी मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूं, ओके, इट इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी बट इंग्लिश में ही है, तो मैं आज आपको प्रेफर कर रहा हूं। द नेम ऑफ द मूवी इज इंटरस्टेलर। शायद आप लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज। इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, स्पेस के पे है, मतलब मूवी कुछ फ्यूचर भी है, मतलब फ्यूचर को दिखाता है कि भाई अर्थ पर, एक समराइजेशन देता हूं, डिस्कशन ही चल रहा है भाई कि अर्थ पर लाइफ खत्म होने वाली है और हम एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ रहे हैं जिसपे हम लोग अपनी जेनेटिक और अपने ह्यूमन एग्जिस्टिंग को वहां पे सरवाइव करा सके। तो स्टोरी चलती है, ओके, आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम पे है। तो दो लोग ऐसे प्लैनेट को ढूंढ लेते हैं, बट उनके पास इतना सफिशिएंट फ्यूल अवेलेबल नहीं होता कि वो वापस आ सके। फ्यूल बोला था ना, गैस, ये लिमिटेड होता है, आप भर के थोड़ी ले आओ। स्पेस में तो गैस भी अवेलेबल नहीं है कि आप भाई मन किया वहां से भर लिया, कोई पेट्रोल पंप लगा हुआ भरवा लिया, तो वो भी नहीं है, तो उनका फ्यूल खत्म है, वो वापस कैसे आए। तब उन्हें एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन मिलता है क्या, ब्लैक होल। क्या, ब्लैक होल, मतलब
यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा जहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां से लाइट भी पास नहीं हो सकती, इसे हम ब्लैक होल बुलाते हैं। ओके, कभी इसके फ्यूचर में इसके बारे में बात करूंगा। तो देखो फॉर एग्जांपल उस मूवी में क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक होल है, अब दो पर्सन है स्पेसशिप के अंदर, एक का काट ये है और एक का काट ये है। अब दोनों जाना चाहते हैं अर्थ पर। कहां जाना चाहते हैं? अर्थ पे। बहुत दूर प्लैनेट है, इतनी दूर तक वेलोसिटी कैसे दी? क्योंकि देखो वेलोसिटी स्पेसशिप में अगर आपने किसी भी बॉडी को मोशन में ले आए तो बॉडी हमेशा क्या रहेगी? मोशन में रहेगी ना, क्योंकि स्पेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपोज कर सके। हाँ, अनलेस अनटिल कोई प्लैनेट आपके रास्ते में नहीं आ गया, कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोर्स नहीं आ गए, बट अदरवाइज हमारा स्पेसशिप के अंदर कोई, स्पेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपोज कर सके, क्योंकि वो वैक्यूम है। तो हम अगर 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर हमने किसी भी चीज को चलाना शुरू किया तो वो उतनी स्पीड से चलती जाएगी, बट इतनी स्पीड अटेन करने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है ना, वो थ्रस्टर वाला कॉन्सेप्ट। अब बंदे ने एक लॉजिक लगाया उस मूवी को, अगर आपको देखने का चांस मिले तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे यहाँ पे फिजिक्स का रूल लगा उसने क्या, ही अप्लाइड द सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर हमें कहीं पे जाना है तो हमें कुछ हिस्से को वहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्पेस में कहीं जाना चाहते हैं तो हमें कुछ हिस्से को उसके अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं तो मुझे कुछ चीज को राइट में छोड़ना पड़ेगा। पहले वो हम गैस को यूज कर रहे थे एज अ फ्यूल, तो हमारा स्पेस में फ्यूल ऐसे ही यूज होता है। ओके, तो हमें कुछ चीजें पुश करनी पड़ेगी, जितनी वेलोसिटी से पुश करेंगे पीछे की तरफ वो उतनी वेलोसिटी से आगे की तरफ, बट इनके पास गैस नहीं है। नाउ व्हाट दे डिसाइडेड, द वन पर्सन, द मेल कैंडिडेट जिसने उसने डिसाइड किया, उसने क्या डिसाइड किया, दैट आई विल रिमूव माय बैच, मैं अपने स्पेसशिप के उस बैच को हटा लूंगा और मैं अपने आप को कहां गिराऊंगा? ब्लैक होल की तरफ। आई विल रिमूव माई सेल्फ। अब सीधी सी बात है, पहले हो गए दो सिस्टम, दोनों सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब वो क्या करेगा, जितना भी फ्यूल बचा हुआ, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया, बट इतना सफिशिएंट नहीं था कि अर्थ पे जा सकें दोनों ही एक साथ, और इतना भी नहीं है कि एक जा सके। ओके, तो थोड़ा बहुत फ्यूल आगे काम आ जाएगा, बट इतनी स्पीड से भी नहीं जा सकते, इतना भी फ्यूल नहीं है, और ऊपर से ब्लैक होल पे आ गए तो वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उस ब्लैक होल के ओरिजिन पे जाएंगे, मतलब एंड पॉइंट पे, और वहां पे मैं अपने फुल थ्रस्टर से अपने आप को कहां गिराऊंगा? ब्लैक होल की तरफ। वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट वो अपने आप को कहां गिराएगा? ब्लैक होल की तरफ गिराएगा अपने आप को। अब अगर वो अपने आप को ब्लैक होल की तरफ गिराएगा, ब्लैक होल बताया ना एक ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा है तो आपको खींचने का जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो वो आपको वेरी हाई स्पीड से यहां की तरफ खींचेगा, मतलब ये अपने आप को वेरी हाई स्पीड से यहां की तरफ गिराएगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर ये अपने आप को यहां पर गिराता है वेरी हाई वेलोसिटी से, तो ये दूर जाएगा उसके अपोजिट, एंड बाय दिस मैनर नॉट द बोथ ऑफ देम बट वन ऑफ द कैंडिडेट कैन सर्वाइव, एक सर्वाइव कर जाता है और वो अर्थ पे जाके इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास वो प्लैनेट है, हम सर्वाइव, एंड दिस मूवी गोज ऑन लाइक दैट। सो दिस वाज द मूवी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे, आपको ट्राई होगा, इंग्लिश में है बट ट्राई करना, बट जो इसका फाइनल कॉन्सेप्ट है वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिकॉइल, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक छोटा सा बेसिक सा प्रिंसिपल, बट इतनी बड़ी सीख दे जाता है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता जाता है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सो विद दैट नोट, जो मैंने 10-15 मिनट लिए एक्स्ट्रा हो गए हैं बेटा, बट आई वांट टू डिस्कस द एप्लीकेशन। So with that note, that is whole from this lecture. Horse and cart problem, elevator, law of conservation of linear momentum में collision और recoil of the gun हम लोगों ने discuss किया. So please from the link you can download the assignment, complete it, complete all the lectures. We will meet soon with the next lecture and we will continue. Thank you very much.